Hello students, today I am going to discuss the second chapter of class 12 biology and the name of the chapter is human reproduction. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. कंप्लीट एनसीईआरटी से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. तो क्या आप अवेयर हो कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग्स इनको बर्थ देते हैं. The reproductive events in humans included formation of gametes, gametogenesis. तो reproductive events में आप क्या देखते हो, gametogenesis include होता है. gametogenesis क्या है? formation of gametes. और मेल्स में gametes हैं sperm और फीमेल्स में ovum. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. इसको क्या कहा जाता है? स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, इस टर्म को इंसेमिनेशन कहा जाता है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और जाइगोट से फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का. ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है इसी का अटैचमेंट कहाँ होता है? यूट्राइन वॉल में, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट टर्म है आपका गेस्टेशन. क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को गेस्टेशन कहा जाता है. पार्ट्यूरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसको हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं. यू हैव लर्नड दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी. आप क्या पढ़ते हो कि ये जो सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये प्यूबर्टी के बाद ही आपको देखने को मिलते हैं. देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल. तो क्या देखते हो आप कि काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मेल्स में और फीमेल्स में, जो कि अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशंस कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मेन. आप देखते हो कि मेंस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू ओल्ड एज में भी होता है, जबकि फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन सीज हो जाता है अराउंड एज ऑफ 50 ईयर्स. ठीक है. 50 ईयर्स की एज में फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन रुक जाता है, जबकि मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज में भी कंटिन्यू रहता है. लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमंस. चलिए देखते हैं. सबसे पहले है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. तो आप देखते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है? पैल्विक रीजन में, और टेस्टिस पेयर में होती हैं. इसके अलावा कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखने को आपको मिलता है. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन ए पाउच कोल्ड स्क्रोटम. तो आप देखते हो कि जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के अराउंड एक कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं. पाउच लाइक कैविटी होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं. ये टेस्टिस के अराउंड क्या रहती है? सिचुएटेड रहती है. इसके अलावा स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्म मेटोजेनेसिस. तो इसमें ये देखा जाता है ये जो स्क्रोटम है ये स्क्रोटम ही हेल्प करता है किसमें? जो टेम्परेचर होता है 2.5 डिग्री सेल्सियस इसको मेंटेन करने में, और ये लोअर होता है दैन जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे. ठीक है. उससे कम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, और उसको मेंटेन कौन करवा रहा है? स्क्रोटम मेंटेन करवा रहा है. क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है यही हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन में. इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विथ ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड ए विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. इसके अलावा आप देखते हो टेस्टिस ओवल शेप होती है. इसकी जो लंबाई है 4 to 5 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर है. टेस्टिस इज covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. तो आप देखते हो कि जो टेस्टिस है ये कवर्ड होती है डेंस कवरिंग से. इसके अलावा ईच टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और आप देखते हो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 seminiferous tubules.
तो हमने क्या देखा कि स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं जिसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है देख लेते हैं। इन विच स्पम्स आर प्रोड्यूस, तो इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आप देखते हो कि स्पम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पम का फॉर्मेशन होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। तो आप देखते हो कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको 2 और सेल मिलती हैं, जिसमें से एक का नाम है मेल जर्म सेल जो कि स्पर्मेटोगोनिया है और दूसरी का नाम है सर्टोली सेल। इसके बाद हम इनका आगे फंक्शन भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटेक डिवीजन फाइनल लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो आपने क्या देखा, जो ये जर्म सेल है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ये क्या करती है, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और दूसरी सेल है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करती है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है किसको, स्पर्म को। ठीक है, क्या काम है इसका, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है उसको सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, या जिसको लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम जर्म सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपने देखा ये क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपने 2 सेल देखी, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म का फॉर्मेशन किया और सर्टोली सेल क्या करेगी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, किसको, स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल को, जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल सके। इसके अलावा आप देखोगे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ एक इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनको हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग सेल भी कहते हैं। तो आपने देखा अंदर की तरफ 2 सेल हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, और बाहर की तरफ क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। लीडिंग सेल का क्या फंक्शन है, लीडिंग सेल सिक्रीट या सिंथेसाइज टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो टेस्टिकुलर जो ये तुम्हारी लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल का फंक्शन है एंड्रोजन हार्मोन को सिंथेसिस करना या सिक्रीट करना। एंड्रोजन्स फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि किस तरीके से यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कहाँ पर होता है, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या नेसेसरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं। एक्सेसरी डक्ट्स क्या हैं, जो हेल्प कर रही हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। मतलब ये मेन पार्ट नहीं है जहाँ स्पर्म फॉर्मेशन होता है। मेन क्या है, मेन है आपके टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफ़र में हेल्प करवाएंगी। चलिए देखते हैं, इजेकुलेशन में हेल्प करवाती हैं ये एक्सेसरी डक्ट्स। The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through rete testis. Vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. तो आप क्या देखते हो कि seminiferous tubules की हेल्प से जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ ओपन होती है, वासा इफ्रेंशिया में, वो भी किसके थ्रू, रेटे टेस्टिस के थ्रू। और वासा इफ्रेंशिया जो है वो कहाँ ओपन होती है, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड है, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस लीड्स टू वासा डिफरेंशिया दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इसके अलावा आप देखते हो एपिडिडाइमिस लीड्स ये एपिडिडाइमिस क्या करता है, ये वासा डिफरेंस में ओपन होता है। ठीक है, जो कि एक लूप जा रही है यूरिनरी ब्लैडर। It's receive a ducts from seminal vesicles and open into urethra as the ejaculatory duct.
These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. चलिए एक बार इसको देखते हैं। तो हमने देखा था कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, जिसमें एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 to 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेटेड टेस्टिस की हेल्प से, ये आप देख रहे हो ये यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, रेटेड टेस्टिस से होते हुए स्पर्म कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस में, और फिर एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से यूरेटर, ये यहाँ इधर साइड से होता हुआ कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, वासा डिफरेंशिया से यूरिनरी ब्लैडर। देन ये कुछ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और ये ग्लैंड्स हैं, ये क्या करती हैं, ये जो भी स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कुछ फ्रक्टोज, कैल्शियम, इस तरह से न्यूट्रिएंट्स होते रिलीज़ करती है जो कि स्पर्म को मिलते हैं, और फिर ये जो भी फ्लूइड होता है ये और स्पर्म ये मिलकर सेमन बनाते हैं। फिर इस तरह से आप देखते हो वासा डिफरेंस से यूरेथ्रा होते हुए ये इजेकुलेट हो जाते हैं जो स्पर्म होते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। आगे देखते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। तो आपने क्या देखा, यूरेथ्रा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर से, जो पेनिस के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग जिसे यूरेथ्रल मेटस कहते हैं, इस तरह से इजेकुलेट हो जाता है स्पर्म। आगे देखते हैं। The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination. आप देखते हो कि जो पेनिस है, ये जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये किससे बना होता है, एक स्पेशल टिश्यूज से बना होता है जो क्या करता है, पेनिस को इरेक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फैसिलिटेट होता है, हेल्प मिलती है इंसेमिनेशन में। द enlarged end of penis called the glass penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. इसके अलावा आप देखते हो जो पेनिस का enlarged end है जिसे हम ग्लास पेनिस कहते हैं, ये कवर्ड रहता है लूज फोल्ड से, लूज फोल्ड स्किन से। जो इसकी स्किन होती है वो लूज होती है, लूज फोल्ड रहती है, इसको ही हम फोरस्किन कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इट इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड वल्वोरेथ्रल ग्लैंड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एसेसरी ग्लैंड्स में और क्या इंक्लूड हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं आपकी सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट, इसके अलावा वल्वोरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये क्या करते हैं, सिक्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन हैं उनको सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। और एक चीज़, सेमिनल वेसिकल तो पेयर्ड में होती हैं, ये 2 होती हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ 1 होती है। ठीक है, और वल्वोरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड में होती हैं, ये भी पेयर्ड मीन्स जोड़ा, तो ये 2 होती हैं। हमने देखा कि फ्रक्टोज और कैल्शियम में रिच होती हैं, कुछ एंजाइम्स भी इसमें होता है जो सेमिनल प्लाज्मा है। तो ये हमने देखा कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा वल्वोरेथ्रल ग्लैंड जो है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। इसके अलावा पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है वल्वोरेथ्रल ग्लैंड। चलिए ये हमने कंप्लीट कर दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ ऑबिडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। तो आप देखते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से बना हुआ है। इसमें 2 ओवरी हैं और इसके अलावा ओबिडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये कहाँ प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पैल्विक रीजन में। ठीक है, दीज पेयर्स ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन पार्ट्स, ये जो सिस्टम के पार्ट्स हैं इसके अलावा क्या और है, मेमरी ग्लैंड्स के पेयर्स भी इसमें इंक्लूड हैं, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये प्रोसेसेस हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में की वजह से होते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे हमने देखा कि मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, ऐसे ही फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज हैं।
ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स मतलब ओवम को, एंड सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। इसके अलावा काफ़ी ओवेरियन हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं। जो ओवरीज हैं ओवम भी बनाती हैं, ओवम भी प्रोड्यूस करती हैं, और ओवेरियन हॉर्मोन्स भी। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। आप देखते हो जो ओवरी लोकेटेड होती हैं ये एब्डोमेन, जो लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ होती हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पैल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। इसके अलावा आप देखते हो जो ओवरी है वो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और कनेक्टेड रहती है पैल्विक वॉल और यूट्रस से। ठीक है, किससे कनेक्टेड है? पैल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इंक्लोजेज द ओवेरियन स्टोमा। जो हर ओवरी है वो किससे कवर्ड है? एपिथेलियम से, जो कि इंक्लोजेज है ओवेरियन स्टोमा। स्टोमा भी डिवाइडेड है 2 जोन्स में, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेड्यूला। ठीक है, तो ओवरी किससे कवर्ड है? एक थिन एपिथेलियम से जो इनक्लोज होता है ओवेरियन स्टोमा, और ओवेरियन स्टोमा भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, 2 जोन्स में, जिसका एक पार्ट है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेड्यूला। चलिए एक बार देखते हैं। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। तो यूट्रस और ये वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट है किसमें? फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या लेंथ है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एक्सटेंड रहता है हर ओवरी, यूट्रस की हर ओवरी के पेरिफेरी से। ठीक है, पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इन द फनल शेप्ड, जिसे हम इनफंडीबुलम कहते हैं। जो ये ओवरी जो है वो किससे क्लोजर है? एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे इनफंडीबुलम कहते हैं। द एज ऑफ द इनफंडीबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम फिमरी कहते हैं, अभी डायग्राम से समझेंगे। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। द इनफंडीबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। चलिए एक बार समझते हैं। तो हमने देखा ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ये वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो ये फैलोपियन ट्यूब है जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, और इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं ये पार्ट स्थैमस, एम्पुला, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम से ये यहाँ से जो ये पार्ट निकला हुआ है इसे फिमरी कहते हैं। ये जो एम्पुलर रीजन है यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये कैसे होता है? ये आपको यहाँ से दिख रहे हैं ओवरी है, ओवरी से ओवम ऐसे रिलीज होगा। इस ओवम को ये जो आपको फिमरी देखने को मिल रही है, ये फिमरीज को कलेक्ट करेगा और कहाँ ले जाएगा? ये कहाँ पहुँच जाएगा ओवम? यहाँ एम्पुलर रीजन में, और फिर यहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है और यहाँ इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है एम्पुलर रीजन में। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। तो हम देख चुके हैं एम्पुला या एम्पुलर रीजन इसको कहा जाता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। हमने देख लिया कि किस तरीके से फिमरी एग को कलेक्ट करके यहाँ एम्पुलर रीजन में पहुँचा देती है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट स्थैमस हैज़ ए नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वूम। तो आपने देखा लास्ट पार्ट क्या है? ओविडक्ट का स्थैमस है जो कि नैरो ल्यूमन और ज्वाइन करता है यूट्रस को, और यूट्रस क्या है? यूट्रस सिंगल होती है और इसको हम वूम्ब भी कहते हैं। शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। तो आप देखोगे जो ये यूट्रस की शेप होती है ये होती है इन्वर्टेड पेयर, कुछ इस टाइप से। इन्वर्टेड पेयर मतलब उल्टी नाशपाती के जैसे। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पैल्विक वॉल। ये लिगामेंट्स के थ्रू पैल्विक वॉल से अटैच रहती है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। यूट्रस कैसे वेजाइना से मतलब ओपन होता है? सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, जो कि क्या करती है? बर्थ कैनाल फॉर्म करती है। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यूट्रस कि आपको 3 वॉल्स देखने को मिलती हैं। कौन सी होती हैं? एक बार डायग्राम से देखते हैं। तो यूट्रस में आपको ये 3 वॉल्स देखने को मिलेगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। चलिए इनके फंक्शंस भी देखते हैं।
द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। आप देखते हो कि जो एक्सटर्नल बाहर की तरफ पतली लेयर है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल थिक लेयर जो कि स्मूथ मसल्स की बनी है इसे मायोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, और इनर ग्लैंडुलर लेयर जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम थिन मेम्ब्रेन से बनी है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी है, थिक स्मूथ लेयर है, और इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम की बनी है। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby। तो आप देखते हो कि एंडोमेट्रियम का कहाँ फंक्शन है, एंडोमेट्रियम मेन इसका रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये क्या करते हैं, ये लेयर जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं उसमें इसका रोल होता है। आप देखोगे कि ये एंडोमेट्रियम लेयर ही तो होती है जो शेड ऑफ होती है ब्लड के साथ, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये सभी। वाइल मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है यही मायोमेट्रियम होती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिक। ये क्या है, ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहर का जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया मेनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो मॉन्स प्यूबिक क्या है, ये बाहर की स्किन है जो कि कवर्ड रहती है कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज और प्यूबिक हेयर से। द लेविया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। लेविया मेजोरा क्या है, टिश्यूज के फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो एक्सटेंड करते हैं डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के सराउंड होते हैं। इसके अलावा आप देखते हो लेविया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया मेजोरा। लेविया माइनोरा ये भी पेयर्ड में होते हैं जो टिश्यूज़ के फोल्ड्स रहते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट है, लेविया मेजोरा के अंदर। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। वेजाइना की ओपनिंग अक्सर कवर रहती है, पार्शली कवर मेम्ब्रेन है जिसे हम हाइमन कहते हैं, ठीक है। हाइमन क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कि पार्शली कवर्ड करती है वेजाइना की ओपनिंग को। The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening। तो आप देखते हो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ जो लेविया माइनोरा है, इनके ऊपर की साइड एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्लिटोरिस कहते हैं। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय ए सडन fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling etc। तो हालांकि होता क्या है कि हाइमन को ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स के थ्रू मतलब ये ब्रेक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसके पीछे रीज़न यही नहीं बल्कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है हाइमन के ब्रेक होने का, कि कोई ज़्यादा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, हॉर्स बैक राइडिंग करता है, या फिर वेजाइनल टैम्पन की वजह से भी जो हाइमन है वो ब्रोकन हो जाती है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्शुअल एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है कि हाइमन का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो आप इससे इंडिकेट करो कि ये क्या है, ये वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। तो हाइमन का ब्रेक होने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है, ये सारे रीज़न हैं जो मैं आप बता चुकी हूँ। तो ये वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। A functional mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structure breast that contain glandular tissue and variable amount of fat। इसके अलावा आप देखते हो मैमरी, एक फंक्शनल मैमरी ग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक जो सभी मेमल्स में आपको देखने को मिलते हैं। मैमरी ग्लैंड्स पेयर्ड में होती हैं, ब्रेस्ट कहा जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है इसमें। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमरी लोब्स।
जो एक ग्लैंडुलर टिश्यू है हर ब्रेस्ट का, ये डिवाइड होता है 50 to 20 मेमरी लोब्स में कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेलाई। जैसे आप देखते हो कि किस तरह से ये जो ब्रेस्ट है ये डिवाइडेड है 50 to 20 मेमरी लोब्स में, 50 to 20 मेमरी लोब्स में, और कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम कहते हैं एल्वेलाई, ठीक है। इसके अलावा द सेल्स ऑफ एल्वेलाई सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई। तो आप देखते हो यही एल्वुलस जो है यही मिल्क को सिक्रीट करती हैं, और ये कहाँ, ये जो मिल्क है ये स्टोर कहाँ होता है, मिल्क स्टोर होता है एल्वेलाई के ल्यूमन्स में, ठीक है। इसके अलावा जो एल्वेलाई है वो ओपन होता है मेमरी ट्यूब्यूल्स में। ये एल्वेलाई कहाँ ओपन होता है, ये ओपन होते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट, ठीक है। और ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो रहे हैं एल्वेलाई, और हर लोब के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो मेमरी डक्ट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सेवरल मेमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमरी एम्पुला। इसके अलावा आप देखते हो कि ये जो काफ़ी सारे मेमरी डक्ट्स होते हैं ये ज्वाइन करते हैं, और क्या बन रहा है यहाँ पर, एक मेमरी एम्पुलर है, वाइडर मेमरी एम्पुलर, इसको ये ज्वाइन करते हैं कौन, मेमरी डक्ट्स, विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। और ये कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट से, जब मिल्क सक्ड आउट मतलब सक्ड आउट होता है। आगे देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी, गैमेटोजेनेसिस हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। चलिए देखते हैं इसको। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्ट इज इन मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल्स। तो आप देखते हो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस तो है मेल्स में और ओवरी है फीमेल में। क्यों, क्योंकि ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म मेल्स में प्रोड्यूस होता है और ओवम फीमेल्स में, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर आप देखते हो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये क्या है, स्पर्म के प्रोडक्शन को कहा जा रहा है, या स्पर्म के फॉर्मेशन को। और स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो कि एक जर्म सेल है, कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं टेस्टिस में। तो प्यूबर्टी के टाइम पर ये प्रोसेस चलता है, स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of the seminiferous tubules, multiply by mitotic division and increase in numbers. Each spermatogonia is diploid and contain 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte. तो आप देखते हो कि कैसे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जिसमें स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, ये माइटोटिक डिवीज़न से डिवाइड करेंगी, अपना नंबर बढ़ा लेंगी, और हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होती है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है एक स्पर्मेटोगोनिया सेल में। और फिर ये क्या बनाती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं माइटोसिस के थ्रू। स्पर्मेटोगोनिया पेरियोडिकली अंडरगो, फिर उसके बाद क्या होता है, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आप मियोसिस देखोगे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न करती है, म्यूटिक डिवीज़न मतलब रिडक्शन डिवीज़न, जिसमें कि आप देखोगे कि अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा स्पर्मेटोगोनिया के बारे में, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया मतलब ज़्यादा सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम से हम एक सेल की बात कर रहे हैं। ये डिप्लॉयड होती है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में है उतने ही डॉटर सेल में जाएंगे, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आप देखोगे 2n ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस, ठीक है, क्या होती है, मियोसिस। फिर क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, फिर दोबारा से यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगी, इस बार मियोसिस सेकेंड होगी, जिससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटेट्स बनेंगे।
और बेटा ये स्पर्मेटिड्स अभी नॉन फंक्शनल है क्योंकि अभी इसमें टेल नहीं है। 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे और स्पर्मेटिड्स जब बन जाएगा तब इसमें होगी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से बनेंगे स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्म, ये होते हैं फंक्शनल स्पर्म। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं पूरा। हमने क्या देखा कि स्पर्मेटोगोनियम क्या है, डिप्लॉयड होती है, कंटेन 46 क्रोमोसोम, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कुछ अब ये जो इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया हैं ये क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक मिनट, हमने यहाँ देखा कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये माइटोटिक डिवीज़, इसमें स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीज़न करती है। और अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपने देखा कि स्पर्मेटोगोनियम ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न करेगी। फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न के बाद ये क्या बनाएगी, ये फॉर्मेशन करेगी 2 हैप्लॉइड, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा बन गया, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच, जिसमें हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। हमने यहाँ देखा मियोसिस सेकेंड हुई तो स्पर्मेटिड्स बनेगी। कैसे हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं लेकिन ये क्या हैं, नॉन फंक्शनल हैं। सो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। तो आपको पता है कि कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स में, इसमें भी n है, हर स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, 23 हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोगोनिया, तो ये फिर किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म कहते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू हुए थे, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads become embedded in the Sertoli cell। तो आपने देखा कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, ये स्पर्म का जो हेड होता है ये एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल के अंदर। कहाँ होता है, सर्टोली सेल में। एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो आपने देखा कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और ये स्पर्म कहाँ है, ये स्पर्म एम्बेडेड है सर्टोली सेल में, क्योंकि सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसलिए ये स्पर्मेटो जो आपको इस तरह से एम्बेडेड दिख रहे हैं, इनके जो हेड हैं ये कहाँ एम्बेडेड हैं, सर्टोली सेल के अंदर। और अब ये जो स्पर्म है, इन स्पर्म का रिलीज होना कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपने देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन GnRH। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ, स्पर्म का जो फॉर्मेशन शुरू हुआ, ये कब हुआ, ये शुरू हुआ प्यूबर्टी की एज में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस एज में आप देखते हो कि जो गोनाडोट्रोपिन है इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। गोनाडोट्रोपिन GnRH हार्मोन है। दिस इफ़ यू रिकॉल इज़ ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। द इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन दैन एक्ट एज the anterior pituitary gland and stimulate secretion of 2 gonadotropins, LH luteinizing hormone और FSH follicle stimulating hormone। तो आपने देखा कि जब प्यूबर्टी की एज होती है तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जो सिक्रेशन की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, जिसमें क्या होता है, ये एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। जब ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन करती है किसका, कुछ हार्मोन का, कुछ गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन करती है, जिनका नाम है LH और FSH। LH और FSH। तो LH तो एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पर और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH act on Sertoli cell and stimulate secretion of some factors which help in the process of spermatogenesis। हमने पहले पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके बाहर की तरफ लीडिंग सेल प्रेजेंट होती है और लीडिंग सेल क्या करती है, ये लीडिंग सेल ही एंड्रोजन सिक्रिएट करती है। ठीक है, और इस लीडिंग सेल से जो हार्मोन है वो कौन सिक्रिएट करवाता है, वो इस पर कौन एक्ट करता है, LH
एक्ट करता है लीडिंग सेल को, जिससे कि लीडिंग सेल स्टिमुलेट होती है और एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है। हमने देखा था ना, एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं लीडिंग सेल। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, इस तरह के हार्मोन्स। तो इस लीडिंग सेल को कौन ये हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, इस पर एक्ट करता है LH हार्मोन, ठीक है। और FSH हार्मोन क्या करता है, FSH हार्मोन सर्टोली सेल पर एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि सर्टोली सेल प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके, किसको, स्पर्म को या फिर स्पर्मेटोगोनिया को, स्पर्म जर्म सेल को, ठीक है। आगे देखते हैं, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा आप देखते हो कि कुछ और फैक्टर्स भी सिक्रीट होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। आगे देखते हैं, हम यहाँ तक हम देख चुके हैं कि किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। चलिए देखते हैं। तो ये आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें आप देखते हो ये हेड है, ठीक है, ये हेड है और ये टेल है, यहाँ पर ये नेक प्रेजेंट है और ये मिडल पीस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। तो आप देखते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी बॉडी पर प्रेजेंट है। कहाँ, स्पर्म की। द स्पर्म हेड कंटेन एन elongated haploid nucleus, the interior portion of which is covered by cap-like structure acrosome। तो आप देखते हो जो हेड है, हेड में यहाँ ये न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है, वन सेट ऑफ इसमें क्रोमोजोम है। और हेड में ही ये एंटीरियर पोर्शन जो है, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसमें ये एक्रोजोम देखने को मिलता है। एक्रोजोम में क्या है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि ये एंजाइम क्या करते हैं, जो एग होता है, एग के ऊपर एक जेली होती है, उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं एक्रोजोमल एंजाइम्स, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ईजिली हो जाता है। सो एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द मिडल पीस पॉजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखते हो यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, जो इसका मिडल पार्ट है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी सोर्स है, जिससे ये इजीली स्विमिंग, ये क्या कर सके, ये स्विमिंग कर सके। विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल का मूवमेंट कर सके, ठीक है। ये जो टेल है, इसको एनर्जी मिल सके और ये मूव करके कहाँ पहुँच सके, एग के पास। द फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। और हम जानते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी कितनी ज़्यादा एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। Human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility. At least 60% sperms must have normal shape and size. At least 40% of them must show vigorous motility. तो एक ह्यूमन मेल इजेकुलेट करता है कॉइटस के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म, लेकिन कम से कम नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% जो स्पर्म है उनकी नॉर्मल शेप साइज होनी चाहिए, और इसके अलावा एटलीस्ट 40% जो स्पर्म है वो उनकी मोटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छे से मूव कर सकें। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स, सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशियल, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो इसका रोल हम देख चुके हैं, इन सभी का फंक्शन हमने देख लिया है कि कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं उनकी हेल्प से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, एपिडिडाइमस का सिक्रेशन, वास डिफरेंस, इन सब का काम हम देख चुके हैं। और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ये कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक सेमिनल प्लाज्मा रिलीज़ करते हैं जो कि न्यूट्रिशन देता है स्पर्म को। तो ये एसेंशियल है स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए। मोटिलिटी क्या है, स्पर्म का मूवमेंट के लिए। आगे देखते हैं, द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। तो जो सेमिनल प्लाज्मा है स्पर्म के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, सीमन। द फंक्शंस ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। हम देखते हैं जो मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं इनका फंक्शन कि कैसे टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स के थ्रू सब कुछ मेंटेन होता है। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स ही हेल्प करता है स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो स्पर्म के बारे में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा oogenesis।
चलिए अब देखते हैं oogenesis। oogenesis क्या होता है? oogenesis फॉर्मेशन होता है मेच्योर फीमेल गैमेट का, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम oogenesis। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gametes mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. देखिए इसका एक स्पेशल अलग केस है फीमेल में। फीमेल्स में जो oogenesis होती है वो कब होती है? वो जब डॉटर चाइल्ड मदर के यूट्रस में होती है, वूम में होती है, तभी जो फीमेल चाइल्ड है उसमें ये चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जबकि मेल्स में हम देखते हैं आफ्टर प्यूबर्टी चेंजेस आने शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवम का जो बनने का प्रोसेस है वो मदर के वूम में जब डॉटर चाइल्ड होती है तभी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टेम्परेली अरेस्ट हो जाता है ये ओवम। फिर बाकी का जो डिवीज़न होता है वो आफ्टर प्यूबर्टी होता है। चलिए समझते हैं कैसे। oogenesis कब शुरू हो रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में शुरू हो रहा है। आप देखते हो कि कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल मतलब oogonia ये फॉर्म हो जाती हैं हर फीटल ओवरी में, ठीक है, फॉर्म हो जाती हैं। और नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, और बर्थ के बाद ना ही कोई oogonia फॉर्म होगी ना ही ऐड होगी, ठीक है। These cells start division and enter into prophase first of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage. तो आप देखते हो जो डिवीज़न स्टार्ट हुआ है, these cells जो स्टार्ट कर रही हैं डिवीज़न, ये एंटर करती हैं प्रोफेज फर्स्ट में जो कि मियोसिस फर्स्ट की स्टेज है। और इस प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ही यहाँ पर अरेस्ट हो जाती हैं ये जो आपकी oogonia बनी हैं, ठीक है। और इस स्टेज को कहा जाता है प्राइमरी oocyte। तो आपने क्या देखा कि जो ये oogonia है जो ओवम का फॉर्मेशन करती हैं, ये यहाँ पर माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू क्या होता है? माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर इसके बाद की जो स्टेज होती है मियोसिस फर्स्ट जो इसमें होता है प्राइमरी oocyte में, मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट की सिर्फ प्रोफेज स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ही यहाँ पर ये टेम्परली अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, टेम्परली अरेस्ट हो जाती है। अब आगे का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? अब स्टार्ट होगा जब प्यूबर्टी का टाइम होगा। चलिए आगे देखते हैं। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called the primary follicle। जो ये हर oocyte आपको प्राइमरी oocyte जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये किससे सराउंडेड होती हैं? ग्रेनुलोसा सेल की लेयर से। प्राइमरी oocyte सराउंडेड होती हैं किससे? ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से। और इसको कहा जाता है फिर प्राइमरी फॉलिकल। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। आप देखते हो ये जो फॉलिकल्स बनती हैं, ये हमने देखा कि किस तरह से ये अब जब प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स से कवर्ड है, इसको अब हम फॉलिकल सेल बोलेंगे। कौन सी? प्राइमरी फॉलिकल सेल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होती हैं, मतलब ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, आप आगे देखोगे कि प्यूबर्टी के टाइम पर इनमें और ज़्यादा डिवीज़न होना शुरू होगा। तो जो ये फॉलिकल सेल्स बनी हैं ये डीजनरेट होनी शुरू हो जाती हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक, ठीक है। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हालांकि आप क्या देखते हो कि हर ओवरी में प्यूबर्टी तक 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचती हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। आप देखते हो कि कैसे ये जो प्राइमरी फॉलिकल आपकी बनी थी, जो प्राइमरी फॉलिकल बनी थी, प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल्स इसके सराउंडिंग होती है जो लेयर है। अब अगर काफ़ी सारी ग्रेनुलोसा सेल्स इस तरह से सराउंडेड होती है और साथ पे थीका भी,
इस तरह से, तो ये बनती है सेकेंडरी फॉलिकल्स। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल। फिर उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होती है टर्शरी फॉलिकल में, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। फिर आप देखते हो कि जो टर्सरी फॉलिकल बनती है इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको क्या कहा जाता है, एंट्रम कहा जाता है। जो टर्सरी फॉलिकल बनती है उसमें एंट्रम है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इंटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका इंटरना। जो थीका लेयर है ये दो लेयर में कन्वर्ट होता है, इनर थीका इंटरना और आउटर थीका इंटरना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division। फिर आप देखते हो कि किस तरह से ये जो डिवीज़न किस तरह से इसमें हो रही है। जो थिका लेयर के बारे में हमने देखा, इसके बाद हम देखते हैं कैसे प्राइमरी oocyte जो है वो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, साइज़ में ग्रो होती है, कंप्लीट म्यूटिक डिवीज़न आपको यहाँ देखने को मिलती है जिसमें अनइक्वल डिवीज़न होती है और फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte का, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है और एक टिनी पोलर बॉडी बनती है। और ये कब होता है, ये होता है प्यूबर्टी के टाइम पर। तो आपने क्या देखा कि जो प्राइमरी oocyte बनती है oogonia से प्राइमरी oocyte बनती है। प्राइमरी oocyte के बाद ऊपर जो ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है तो ये कहलाती है फिर प्राइमरी फॉलिकल। और इसी तरह से काफ़ी सारी लेयर होती हैं अगर ग्रेनुलोसा की इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, तो ये बनती है फिर सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स। और इसी तरह से लेयर होती हैं तो ये बन जाती है फिर सेकेंडरी फॉलिकल सेल टर्सरी फॉलिकल सेल में। और टर्सरी फॉलिकल सेल में आप देखते हो एक फ्लूइड फिल कैविटी होती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं और ये कहलाती है टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये जो टर्सरी फॉलिकल है ये प्रॉपर इसका साइज़ वगैरह कंप्लीट हो जाता है। इसको ही हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं जो कि मैच्योर फॉलिकल सेल है। और फिर इससे दो अनइक्वल डिवीज़न होती है जिसमें हम देखते हैं तो सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है, पोलर बॉडी। ठीक है, तो हमने ये देखा डायग्राम के थ्रू कि ये ओवरी है, इसमें किस तरह से ये ओवम रिलीज़ होगा। प्राइमरी फॉलिकल देखी हमने, फिर प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी और फिर टर्शरी फॉलिकल जिसमें ये एंट्रम आपको देखने को मिल रही है, फ्लूइड फिल कैविटी। इसके बाद यही ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगी, मैच्योर हो जाती है। और बाद में आप देखोगे कि इसी से क्या बना, ओवम रिलीज़ होता है जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं और एक पोलर बॉडी भी होती है जो कि आगे जाके डिजनरेट हो जाती है पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करती है, काफ़ी रिटेन करती है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म को प्राइमरी oocyte का। तो इससे एडवांटेज ये है क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही क्या है, ओवम है, तो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद इसको हाई न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म की नीड होगी, तो ये इसका एडवांटेज है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न डिवाइड फर्दर ऑफ डिजनरेट। तो हाँ, जो प्राइमरी म्यूटिक डिवीज़न में जो पहली पोलर बॉडी बनी थी वो भी डिजनरेट हो जाती है और जो दूसरी है वो भी डिजनरेट होती है। At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further change into the mature follicle और Graafian follicle। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज होकर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म में न्यू मैम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, एक मैम्ब्रेन फॉर्म करता है जिससे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। ये सराउंडिंग होता है एग के, मतलब ये है कि जो सेकेंडरी oocyte है इसी को ही हम ओवम कंसीडर करते हैं। और जब इसका फर्टिलाइजेशन स्पर्म से हो जाता है, मतलब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब ही जो मियोटिक सेकेंड है, जो मियोसिस सेकेंड स्टेज है वो कंप्लीट होती है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte।
तो आप देखते हो कि कैसे जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर होती है और ओवम रिलीज़ होता है, और ये ओवम क्या है, यही सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। और कैसे ये सेकेंडरी oocyte एक मेम्ब्रेन फॉर्म करती है जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहा जाता है, और ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है ओवरी से। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओवुलेशन। चलिए फिर हमें यहाँ देखना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या है, जर्म सेल है, ये डिप्लॉयड होती है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। इसमें माइटोसिस से आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ये भी सेम 2n क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि माइटोसिस से बनी। फिर फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न में आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलती है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23। फिर सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न होती है, इसमें स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो कि नॉन फंक्शनल स्पर्म होते हैं, इनमें टेल नहीं होती, और ये स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होते हैं, इनमें भी क्या होता है 23 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म भी हम इसको कह सकते हैं, क्या फंक्शनल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से oogenesis देखते हैं कि किस तरह से oogonia जो ओवम का फॉर्मेशन करती है, oogonia माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये देख रहे हो फीटल लाइफ, ठीक है, बर्थ से पहले पहले ये किस तरह से रहता है। तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन फीटल लाइफ में हो गया। अब फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न जब होती है और प्रोफेज फर्स्ट में ही ये यहीं पर टेम्परेरी अरेस्ट हो जाता है, जो प्राइमरी oocyte है यही टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती है। अब ये कंप्लीट कब होगी, जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी में क्या होगा, प्यूबर्टी के टाइम पर ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन में क्या होता है, ओवम रिलीज़ होता है। ये ओवम क्या है, सेकेंडरी oocyte ही क्या होता है, ओवम बनता है। सेकेंडरी oocyte पर जब ज़ोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन बन जाती है तो ये फिर ओवम कहलाता है। और आपने देखा कि चाहे फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न से फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न से सेकेंड पोलर बॉडी बनी, ये आगे जाके डीजनरेट हो जाती हैं दोनों पोलर बॉडी। नेक्स्ट हमारा है मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकीज, एपीज एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट्स में, एग्जाम्पल मंकीज, एपीज, ह्यूमन बींग्स, इन सभी में देखने को मिलती है ये मेस्ट्रुअल साइकिल। और फर्स्ट मेस्ट्रुएशन जब शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, उसे कहा जाता है मेनार्क। इन ह्यूमन फीमेल्स मेस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 या 29 डेज। तो आप देखते हो ह्यूमन फीमेल्स में मेस्ट्रुएशन जो है वो रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलता है, एक इंटरवल के बाद 28 या 29 डेज में आपको देखने को मिलता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेस्ट्रुअल साइकिल। तो आप देखते हो कि किस तरीके से जो ये कैसे ये इवेंट स्टार्ट हो रहा है एक मेस्ट्रुएशन से और नेक्स्ट मेस्ट्रुएशन, इसको कहा जाता है मेस्ट्रुअल साइकिल। आगे देखते हैं। वन ओवम इज रिलीज ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेस्ट्रुअल साइकिल। तो एक ओवम रिलीज़ होता है एक मेस्ट्रुअल साइकिल में, 2 ओवरी होती हैं हर मंथ, एक ओवम एक ओवरी से रिलीज़ होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल आर शॉन इन, ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें ये पूरा दिखाया गया है। द साइकिल स्टार्ट विद द मेस्ट्रुअल फेज व्हेन मेस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो जो मेस्ट्रुअल साइकिल है इसके मेजर इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इस साइकिल में जो फेज़ है या मेस्ट्रुअल फ्लो है ये 3 से 5 दिन का रहता है। द मेस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। तो हम क्या देखते हैं कि जो मेस्ट्रुअल फ्लो है ये क्या है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है उसका रिजल्ट है ब्लड वेसल्स, और ये एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है ये जब सब कुछ ब्रेकडाउन होता है तो इससे क्या होता है कि यही मेस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में रिलीज़ होता है। और ये कब आता है, लिक्विड कम्स आउट थ्रू वेजाइना। मेस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ़ द रिलीज ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड।
और मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब जो ओवम रिलीज़ होता है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता, स्पर्म उसको नहीं मिलता तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो ये एक इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. इसके अलावा और भी रीज़न हो सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है वो कंटिन्यू नहीं है या इस वजह से मेंसेस नहीं आई है। तो क्या रीज़न हो सकता है? स्ट्रेस या पुअर हेल्थ भी हो सकते हैं रीज़न। मेंस्ट्रुअल फेज़ इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है वो किसके थ्रू फॉलो होता है? फॉलिकुलर फेज़। हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल सेल बनती, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी जो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होती हैं उनसे ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो एंडोमेट्रियम लेयर, ब्लड वेसल्स, इन सभी का शेड ऑफ होगा और ये ब्लड के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicles and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation। तो आप क्या देखते हो कि किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होती हैं और बनती हैं मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। साइमल्टेनियसली आप देखते हो एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की वो रीजनरेट होना शुरू हो जाती है थ्रू प्रोलिफ्रेशन। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in levels of pituitary and ovarian hormones। तो ये सब जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ये सभी चेंजेस होते हैं हार्मोनल चेंजेस। ये सब पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होनी है तो फिर से क्या होगा? प्रॉपर प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, फिर वो ग्रो होगी, फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगी और एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी जो शेड ऑफ हो चुकी होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। LH और FSH इंक्रीज होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कब? फॉलिकुलर फेज के टाइम पर, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। इसके अलावा आप देखते हो कि स्टिमुलेट होती हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है और एज वेल एज सिक्रेशन होता है एस्ट्रोजन का जब फॉलिकल्स ग्रो हो रही होती हैं। तो LH और FSH तो फॉलिकुलर फेज में ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, साथ में स्टिमुलेट करते हैं ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, ठीक है, कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी हो। LH FSH की वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ ये जो फॉलिकल्स ग्रो करती हैं ये ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day। तो आप देखते हो कि LH और FSH दोनों ही पीक लेवल पर होते हैं जब अबाउट 14 डे जो मिडल टाइम है साइकिल का। रैपिड सिक्रेशन होता है LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। तो आप देखोगे कि LH सबसे ज़्यादा होता है उस टाइम जब ग्राफियन फॉलिकल ओवम को रिलीज़ करता है, तब ओवुलेशन का टाइम होता है, तभी ही ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होती हैं। द ovulatory phase is followed by luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as a corpus luteum। आप देखोगे ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज़ हो चुका है, अब जो पीछे पार्ट रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब ये जो ओवम तो रिलीज़ हो गया, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जो अब कन्वर्ट हो चुका होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करेगा जो फिर से एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा जो शेड ऑफ हो चुकी होती है। सच एन एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि वो एंडोमेट्रियम को के लिए भी, और एंडोमेट्रियम को मतलब इस टाइप से वो सूटेबल बनाता है, ये नेसेसरी है किसके लिए? जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके इम्प्लांटेशन के लिए। और वो क्या करता है? ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है प्रेगनेंसी के जो अदर इवेंट्स हैं इनके लिए प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन।
तो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या देखने को मिलता है, कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एब्सेंस है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। और अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी और अब क्या होगा, अब एंडोमेट्रियम जो है वो करवाएगी मेंस्ट्रुएशन। मार्किंग ए न्यू साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज टर्म एज मेनोपॉज। तो 50 एज में यहाँ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ओवम रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, इसको कहा जाता है मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है एक इंडिकेटर है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है और किस तरह से एक्सटेंड होता है, मतलब कि किस तरह से आप देखते हो मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि मेनार्क प्यूबर्टी के स्टार्टिंग का टाइम है जब मेंसेस स्टार्ट होती है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। हमने बात की थी FSH और LH हार्मोन की, तो आपने देखा कि FSH और LH हार्मोन अब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं जब फॉलिकुलर फेज़ होती है, ताकि फॉलिकुलर सेल प्रॉपर डेवलप हो सके। और आप यहाँ देख रहे हो कि LH जो है वो सबसे ज़्यादा हाई आपको पीक दिखने को मिल रही है 14वें डे, जब मेंसेस का 14 डे है उस टाइम। उसके बाद आप देखते हो कि ये ओवुलेशन हो जाता है, ओवम यहाँ रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ओवम रिलीज़ हो जाता है। और यहाँ पर आप देखते हो ये पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बचता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी है, फर्टिलाइजेशन हो गया है ओवम का, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करेगा, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है एग तो ये क्या होगा, ये डीजनरेट हो जाएगा और एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेड ऑफ होनी शुरू हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है वो प्रॉपर कंटिन्यू रहती है। इसमें आप देखोगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ ईस्ट्रोजन पहले ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ ईस्ट्रोजन की पीक है पहले, फिर बाद में LH है और ओवुलेशन हो रहा है। ईस्ट्रोजन ओवुलेशन से पहले होता है हाई, और यहाँ ये प्रोजेस्टेरोन आपको यहाँ पर ज़्यादा इसकी पीक देखने को मिल रही है जब ओवम रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, जब ओवम रिलीज़ हो जाता है तब। चलिए देखते हैं कि कितने फेज़ होते हैं यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो एक ये मेंस्ट्रुएशन है, दूसरा फॉलिकुलर फेज़ है, तीसरा ल्यूटियल फेज़ है, और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, अगली साइकिल शुरू होगी। तो आपने देखा कि मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, मेंसेस शुरू हो जाती है और यहाँ पर फॉलिकल्स बनती हैं, ग्राफियन फॉलिकल, और किस तरीके से ओवुलेशन होता है। फिर ये क्या है, ये सिक्रेटरी कॉर्पस ल्यूटियम फेज़ होती है। ल्यूटियल फेज़ मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। और इसी तरह से अगर नहीं एग फर्टिलाइज्ड हुआ है तो ये यहाँ पर डीजनरेट हो जाता है और फिर से नेक्स्ट साइकिल में फिर मेंसेस स्टार्ट होती है। यहाँ आगे देखते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन रखना ज़रूरी है, साफ़ सफाई का। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइजीन, सैनिटेशन, ये सब कुछ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, चेंज सैनिटरी नैपकिन और होम मेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। तो ये हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है कि डेली बाथ लेने हैं, खुद को साफ़ रखना है रेगुलरली, और सैनिटरी नैपकिन्स या होममेड जो पैड्स होते हैं वो क्लीन होने चाहिए। इसके अलावा चेंज करना है सैनिटरी नैपकिन या होम पेड जो भी पैड्स हैं उनको 4 से 5 घंटे के बाद एज़ पर द रिक्वायरमेंट। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली, रैपिंग इट, जो भी पैड को डिस्पोज करना है तो प्रॉपर उसको रैप करके फेंकना है। इट विथ ए यूज्ड पेपर, डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स, वॉश हैंड्स विथ सोप। तो कहने का क्या मतलब है कि साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना है। ऐसे ही नैपकिन्स को टॉयलेट्स वगैरह में नहीं डालने, खुला एरिया में नहीं डालना, उसको रैपर में जो भी पेपर है उसको रैप करके प्रॉपर उसको फेंकना है, और उसके चेंज करने के बाद पैड क्या करना है, प्रॉपर हैंड वॉश करना है। आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन।
तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में देख लेते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन कॉइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization take place. तो इंसेमिनेशन हमें पता है क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भी स्पर्म है उसकी एंट्री हो रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और जो मोटाइल मतलब जो मूव करने वाला स्पर्म है वो स्विम करेगा रैपिडली और वो सर्विक्स के थ्रू एंटर करेगा यूट्रस में। वहाँ आपने देखा कि एम्पुलर रीजन है जहाँ जो कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का पार्ट है, वहीं एम्पुलर रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर रीजन. दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. तो इसमें आपने क्या देखा, जो एम्पुलर रीजन होता है, एम्पुलर रीजन में साइमल्टेनियसली आप देखोगे कि अगर एम्पुलर रीजन में साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर स्पर्म और ओवम पहुंच जाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर साइमल्टेनियसली नहीं पहुंच पाते हैं इस तो फिर क्या होता है कि या तो स्पर्म या तो ओवम प्रॉपर नहीं पहुंच पाया या स्पर्म, ये दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता अगर प्रॉपर एम्पुलर रीजन में नहीं पहुंच पाते। तभी क्या देखने को मिलता है कि सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन लीड नहीं करते और प्रेगनेंसी लीड नहीं करते। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो जो प्रोसेस है स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न का इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम. तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या देखा जाता है कि स्पर्म जो है वो ओवम का जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, ये हमारा एग है, यहाँ जोना पेलुसिडा लेयर है, ये जो स्पर्म है ये पहले इसके कांटेक्ट में आएगा। जो हमने पढ़ा था कि एग के जो हेड होता है वहाँ एक्रोजोम होता है, वहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन जेलीज़ को, जो एग जेलीज़ होती हैं, जोना पेलुसिडा होता है उसको डिज़ोल्व करके फिर एंट्री अंदर लेता है जो स्पर्म होता है, and induce changes in the membrane that block the entry of additional sperms. और इस जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन की जो भी जिस नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, जिस वजह से एडिशनल स्पर्म अब इससे फ्यूज़ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म जो होते हैं वो एग से फ्यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो ओवम से फ्यूज़ करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन करता है, उसके बाद पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है। Does it ensure that only one sperm can fertilize an ovum? The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and plasma membrane. तो आपने देखा कि किस तरीके से जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो फिर एडिशनल स्पर्म की एंट्री बंद हो जाती है, ठीक है, और सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। और हमने ये भी देखा एक्रोजोम कैसे हेल्प करता है स्पर्म को जो ओवम का साइटोप्लाज्म है उसमें एंट्री लेने में, किसके थ्रू, जोना पेलुसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले ये सारी लेयर आती हैं, इसको ही डिज़ोल्व करके आगे स्पर्म एंट्री लेता है ओवम में। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीज़न ऑफ द सेकेंडरी oocyte. और यहीं पर सेकेंडरी oocyte की जो सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न है वो कंप्लीट होती है जब ओवम और स्पर्म जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं। Second mutic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. तो आपने देखा था कि कैसे सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न हुई थी, तब सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी बनी थी। तो पोलर बॉडी जो होती हैं वो तो डिजनरेट हो जाती हैं और ये जो हमारा ओवम बनता है, ये ओवम और जो स्पर्म है इनका फ्यूज़न से ही क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होता है, जो कि कैसा होता है, जाइगोट होता है डिप्लॉइड। सेल कैसी होती है, जाइगोट सेल तो सिंगल होती है, लेकिन ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं स्पर्म से और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ओवम के पास। हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट, तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो अभी हमने देखा 2n मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये कंडीशन है हमारी डिप्लॉइड।
One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. Therefore, all the haploid gametes produced by female have the sex chromosome X, whereas in the male gametes sperm the sex chromosome could be either X or Y. तो कहने का ये मतलब है कि किस तरह से बेबी का जो सेक्स है वो डिसाइड होता है, कि कैसे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं फीमेल के पास तो XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास या तो X होगा या मेल के पास क्या होता है X और Y होते हैं और फीमेल के पास क्या होता है XX होते हैं। तो फीमेल से तो सिर्फ X ही हर बार जाता है बेबी में क्योंकि XX ही होते हैं, लेकिन मेल में या तो कभी X जाएगा या कभी Y जाएगा। मतलब जब बेबी में या तो किसी में X जा सकता है क्योंकि एक आता है क्रोमोसोम मदर से और एक आता है फादर से, तो कभी X आ जाएगा फादर से या फिर कभी Y आ जाएगा फादर से। तो इस तरह से जो सेक्स है वो डिसाइड हो जाएगा कि जो चाइल्ड है वो डॉटर होगी, मतलब वो फीमेल है या फिर मेल है। Hence 50% of sperm carry the X chromosome while the other 50% carry the, तो हमने देखा कि 50% स्पर्म जो है उसमें X क्रोमोसोम कैरी करता है, 50% Y कैरी करता है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी आइदर या तो XX या XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y fertilize the ovum. The zygote carrying XX would develop into female baby and XY would form a male. So you will learn more about the chromosomal pattern in chapter 5 में आप ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ोगे। तो that is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. तो आपने क्या देखा कि किस तरीके से जो भी ये डिसाइड हो रहा है कि जो चाइल्ड है वो फीमेल है या वो मेल है, तो ये किस पर कौन इसको डिसाइड कर पा रहा है, ये मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसके पास है, मेल के पास। ठीक है, तो ये जो भी बेबी का सेक्स डिटरमाइंड हो रहा है वो किसकी वजह से, फादर की वजह से है, ना कि मदर की वजह से है, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ XX क्रोमोसोम है, वही हर बार जाएंगे। तो जो ये X आएगा या फिर ये बाद में Y आ रहा है, ये डिसाइड करेगा कि फीमेल बनेगी या मेल चाइल्ड होगा। द म्यूटिक डिवीज़न स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द स्टेमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। तो आप देखते हो कि किस तरीके से जाइगोट जब बना उसमें माइटोटिक डिवीज़न होगी, इसको हम क्लीवेज कहते हैं, और ये यूट्रस के पास रहता होता है एंड फॉर्म्स 2, 4, 8 सिस्टीन डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। तो फिर क्या होता है, जाइगोट से ब्लास्टोमर का फॉर्मेशन होता है, 1 से 2 सेल बनेगी, 4 बनेगी, 8 बनेगी, 16 इस तरह से डॉटर सेल्स बनती हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मोरूला। तो जो 8 से 16 सेल ब्लास्टोमेयर सेल है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम मोरूला बोलेंगे। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब ये मोरूला कन्वर्ट हो रहा है किस में, ब्लास्टोसिस्ट में, है ना, ब्लास्टोसिस्ट में। एट इज़ मूव फर्दर इनटू यूट्रस, और ये मूव कर रहा है कहाँ पर, यूट्रस में। द ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसिस्ट are arranged into the outer layer called trophoblast and inner group of cell attached to trophoblast called inner cell mass। तो ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट के जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट, और जो इसकी इनर लेयर है, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ये जो इनर सेल्स मास इन्हें कहा जाता है इनर सेल मास। तो आउटर लेयर को क्या कहा जा रहा है ब्लास्टोसिस्ट की, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच्ड हैं ट्रोफोब्लास्ट से, तो इसको कहा जा रहा है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर then gets attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated as the embryo। तो आप देखोगे कैसे जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये तो अटैच्ड है एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास जो है ये आपका ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही मतलब आप कह सकते हो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है इनर सेल मास, और ये ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच है, एंडोमेट्रियम से। ठीक, सिंपल।
आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रेपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। अभी जो यूट्राइन सेल है ये डिवाइड करती है रेपिडली और ब्लास्टोसिस्ट कवर करती है। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। तो आप देखते हो कि कैसे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एम्बेडेड होता है एंडोमेट्रियम में यूट्रस की, और इसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यही क्या है, प्रेगनेंसी लीड करता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा किस तरीके से स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, और इनके फर्टिलाइजेशन से क्या बना, इनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जो जाइगोट है ये 2 एन डिप्लॉयड होता है, जबकि जो ये स्पर्म है एन है और ये ओवम भी एन, मतलब ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इसके पास भी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास भी, लेकिन जाइगोट के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और ये क्या है, ये है डिप्लॉयड है, मतलब इसके पास 46 क्रोमोसोम है। अभी जो जाइगोट है ये है सिंगल सेल आपकी, फिर ये 2, 4, 8 और 16 इस तरह से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा ब्लास्टोमेयर। क्या कहेंगे अब इसको, ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर्स कहा जाएगा। अब ये ब्लास्टोमेयर्स 16, अभी जो 8 to 16 सेल्स होती हैं इसको हम कहते हैं मोरूला स्टेज। ये क्या है, मोरूला स्टेज है। तो ये मोरूला स्टेज बन गई। अब ये मोरूला स्टेज देखते हो आप, ये कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है ब्लास्टोसिस्ट में। किस में कन्वर्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट में। मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये ब्लास्टोसिस्ट ही है जो आप देखते हो, इसी का क्या होता है इम्प्लांटेशन, कैसे देखते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी जो आउटर लेयर है ये बनाती है ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या, ये अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है, और जो इसकी ये इनर ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं, सेल्स का जो ये ग्रुप है ये बना देता है इनर सेल मास, और ये इनर सेल मास ही बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पर, ये एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है हमारे एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट होती है, ये लेयर होती है यूट्रस की। ठीक है, तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में एम्ब्रियो एम्बेडेड हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। चलिए आगे देखते हैं, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी लीड हो गई, नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड chorionic villi, which are supported by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigigated with each other and jointly form a structural and functional unit become। चलिए तो देखते हैं, अब इसके बाद आता है आपका, चलिए अब इसके बाद आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखते हैं इसको। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपेयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कॉरियोनिक विलाई। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट जो था, ट्रोफोब्लास्ट से कुछ कॉरियोनिक विलाई निकलने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, ये सराउंडेड रहते हैं यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड होता है, ये उससे सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, ये जो विलाय निकलते हैं, ये विलाय किससे सराउंडेड हैं, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। कॉरियोनिक विलाय एंड यूटेराइन टिश्यू। अब ये जो कॉरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ये क्या बना रहे हैं, ये सब कुछ आपस में मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लेसेंटा ही होता है जो मदर और जो फीटस है, मैटरनल बॉडी और फीटस को कनेक्ट करके रखता है ना। फंक्शनल यूनिट होती है एम्ब्रियो और मदर के बीच का। प्लेसेंटा
प्लेसेंटा facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. प्लेसेंटा ही क्या करवाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता है एम्ब्रियो तक, फीटस तक, और न्यूट्रिशन वगैरह को भेजता है. इसके अलावा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल होता है एम्ब्रियो का, उस सब को रिमूव करता है. प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड. प्लेसेंटा जो है वो कनेक्टेड रहता है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू, एम्बिलिकल कोड के थ्रू. ठीक है, एम्बिलिकल कोड के थ्रू एम्ब्रियो जो है वो कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा से. विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है सब्सटेंस को एम्ब्रियो से. ठीक है, मतलब ये कि एम्बिलिकल कोड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. ठीक है, तो एम्बिलिकल कोड की हेल्प से क्या हो रहा है, प्रॉपर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. और जो एम्ब्रियो के अंदर जो भी सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी मटेरियल वगैरह, ये भी यहीं से रिमूव कर दिया जा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू. प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू. प्लेसेंटा एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे भी और प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन्स जैसे ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL. तो ये एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे भी काम करता है, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है जैसे HPL, HCG, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन. ठीक है, ये सब किससे रिलीज़ हो रहे हैं, प्लेसेंटा, एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे काम कर रहा है अभी ये. इन द लेयर फेज और प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी. इसके अलावा आप देखते हो कि प्रेगनेंसी के फेज़ में जो एक हार्मोन है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं, ये सिक्रेट होता है ओवरी से. लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो आप देखते हो ये HCG, HPL और रिलैक्सिन ये सब वुमेन से प्रोड्यूस हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे काम कर रहा है, ये सारे हार्मोन रिलीज़ कर रहा है. In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. increase several folds in the maternal blood. इसके अलावा आप देखते हो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर और भी अदर हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सभी भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये इंक्रीज़ होते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज़ एसेंशियल. किसके लिए एसेंशियल है, फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ. फीटल ग्रोथ के लिए ये सारे हार्मोन्स ज़रूरी हैं, तो ये सब रिलीज़ होते हैं. मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. और मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं क्यों, क्योंकि मेंटेन करना है प्रेगनेंसी को. इमिडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म एंड ए मेसोडर्म सून अपेयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. तो इसके अलावा आप क्या देखते हो, इम्प्लांटेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिर एक स्टेज और आती है जिसे गेस्टुलेशन बोलते हैं. इसमें आप देखते हो कि एम्ब्रियो में प्रॉपर इनर सेल मास जो एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म और मिडिल लेयर मेसोडर्म में. इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसे मेसोडर्म कहते हैं, क्योंकि यही लेयर तो हैं जो ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगी. दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू. मतलब सारे ऑर्गन्स का क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करवाएंगी इन एडल्ट्स. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potential to give rise to all the tissue and organs. इसके अलावा आप देखते हो इनर सेल मास के पास स्टेम सेल होती हैं जो क्या करते हैं, इनके पास पोटेंशियल होती है सारे ऑर्गन्स को फॉर्म करने की. तो आप देखोगे कि किस तरह की स्टेम सेल होती हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट. ये सब क्या करती हैं, टोटीपोटेंट कंप्लीट जाइगोट से क्या करती हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं. और प्लूरीपोटेंट भी कुछ सेल सबस्ट्रेट ऑफ द सेल बनाती हैं, कुछ स्मॉल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं जिससे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. मल्टीपोटेंट सेल होती हैं जो कि ब्लड सेल्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये स्टेम सेल्स इनर सेल मास के पास प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? तो क्या मेजर फीचर्स हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रेगनेंसी के वेरियस मंथ्स में. तो द ह्यूमन
प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, तो आपको पता है 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी रहती है। डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स। तो आप देखते हो कि जो भी प्रेगनेंसी का टाइमिंग है सबकी अलग अलग होती है। डॉग्स में अलग होती है, एलिफेंट्स में अलग होती है, कैट्स में अलग होती है और ह्यूमन बींग्स में अलग होती है। ह्यूमन बींग्स में आप देखते हो कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, जिसमें कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं। आप देखते हैं कि चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज़ फॉर्म्ड। 1 महीने के बाद हार्ट जो है वो प्रॉपर बनना शुरू हो बन जाता है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो कैसे कि फर्स्ट जो भी मतलब फीटस ग्रो कर रहा है तो उसका जो हार्ट साउंड है वो स्टेथोस्कोप से केयरफुली सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट। तो फर्स्ट मंथ में तो हार्ट बन रहा है, सेकेंड मंथ में लिम्स और जो डिजिट्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। लिम्स मीन्स हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब, मतलब जो लेग्स हैं और हैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है सेकेंड मंथ में। डिजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं जो फिंगर्स वगैरह होते हैं। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो 12 वीक्स के एंड में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। तो तब तक प्रॉपर लिम्स फॉर्म हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपेरेंस ऑफ हेयर और द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। और 5th मंथ के चलते क्या देख सकते हो, फीटस में मूवमेंट शुरू हो जाता है, हेड के ऊपर हेयर बनना फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं 5th मंथ में। बाय द एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक्स एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो 24 वीक्स जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड है, द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेट। तो आप देखते हो जब सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड होना शुरू हो जाता है तो फाइन हेयर से बॉडी कवर्ड होनी शुरू हो जाती है, आईलिड्स सेपरेटली बनने लग जाते हैं, आईलैशेस और फॉर्म हो जाते हैं। इसके अलावा बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। तो 9 मंथ में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ के एंड में फीटस पूरा तरह से डेवलप हो चुका होता है और वो डिलीवरी के लिए रेडी है। चलिए लास्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ्स विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। तो जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो कितना होता है, 9 मंथ का होता है, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है प्रॉपर, उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो आप देखते हो कि ऐसे यूट्रस का प्रॉपर विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रेगनेंसी के एंड में और इससे क्या होता है, एक्सपल्शन कॉज होता है, मतलब फीटस की डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस मतलब चाइल्ड बर्थ की जो डिलीवरी है उसको हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं। पार्ट्यूरेशन इज़ द इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्ट्यूरेशन कैसे इंड्यूस्ड होता है, होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। द सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। तो सिग्नल कहाँ से आते हैं पार्ट्यूरेशन के, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से ही तो प्रॉपर सिग्नल आते हैं डिलीवरी के लिए। विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसको क्या कहा जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का रिलीज जो है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो ऑक्सीटोसिन है ये एक्ट करता है यूटेराइन मसल्स पर, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ही जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स आ रहा है यूटेराइन
कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन, ये बार बार क्या कर रहा है, ये सब कंटिन्यू करवा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प कर रहा है। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो इस एक्सपल्शन की वजह से क्या होता है, जो बर्थ कैनाल के थ्रू यूट्रस से जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। पार्टूरेशन सून आफ्टर द इन्फेंट इज़ डिलीवर, और ये क्या है पार्टूरेशन, मतलब देखा जाता है कि जो भी इन्फेंट है वो डिलीवर हो जाता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस के बाहर, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है यूट्रस के। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू द इंड्यूस्ड डिलीवरी, तो तुम्हें क्या लगता है, तो आपको पता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए, तो हमने देखा जैसे कि ऑक्सीटोसिन, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से डॉक्टर डिलीवरी को इंड्यूस कराने के लिए ये दे सकते हैं। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो जो फीमेल है जब उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के एंड में, डिलीवरी के बाद लैक्टेशन होता है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो ये लैक्टेशन की वजह से क्या होता है, ये हेल्प करता है कि मदर फीड करवा सकती है न्यू बॉर्न को, और ये जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और इसके अंदर काफ़ी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ज़रूरी होती हैं रेसिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्थी बेबी। तो इससे डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कोलेस्ट्रम को, कि स्टार्टिंग का जो ये मिल्क है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना डॉक्टर प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, एक हेल्थी बेबी का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।